सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप सभी के साथ लाइव पर हाजिर हूँ। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बता दिया जाए, आप लोगों के बारे में, आप लोगों को उन चीज़ों से दूर न किया जाए जो चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप लोगों को नहीं पता होती है, इस वजह से बताना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये लाइव आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमें याद करते हैं, जो हमें मैसेज देते हैं, जो हमको कॉल करते हैं। मैं जिनके कॉल मैसेज नहीं अटेंड कर पाता हूँ उनसे माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मसरूफियतें ख़त्म करके बहुत जल्द आप लोगों के साथ हाजिर हो जाऊंगा, आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम आप सबसे वार्ता शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा लाइव नहीं होगा, छोटा लाइव होगा। कुछ लोगों तक पहुंचेगा, कुछ लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं और लाइव ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया मोहब्बत खान भाई। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कुछ लोगों को इनवाइट या कुछ लोगों को बुला लेंगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं बात करूंगा आज दो टॉपिक्स पर। एक आवाम पर, जो हमेशा करता हूं। एक उस पर भी जरूर बात करना चाहूंगा जो आज हुआ है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है उस पर भी हम आज बात जरूर करना चाहेंगे। बात नहीं करना चाहेंगे बल्कि अपनी राय रखना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई, प्रणाम जोगिंदर भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनवाइट करते रहेंगे लोगों को। बहुत लंबा लाइव नहीं करूंगा, आप लोगों की जहमत, बहुत से बहुत 15 से 20 मिनट आपको तकलीफ दूंगा और उसके बाद खत्म कर दूंगा लाइव। वालेकुम अस्सलाम भाई। सिर्फ 15 से 20 मिनट का लाइव होगा और उसके बाद टेंशन खत्म आप लोगों की। कोई कॉल मुझे जो कर रहा है, कुछ देर अगर कॉल ना करे तो उसका एहसान होगा। जो भी कॉल कर रहा है भाई, कुछ देर अगर रुक जाए तो एहसान होगा। खैर, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली में आज एक मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। शर्म की बात है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है और वो हमला कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी ही मानी जाएगी। क्यों? देखिए, तर्क पे बात करता हूं, इधर उधर नहीं घुमाता हूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, राम राम भूपेंद्र भाई। तर्क पे बात करता हूं, इधर उधर घुमाता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मवालियों ने, कुछ गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने, असामाजिक, इस समाज के हित में वो नहीं है। असामाजिक तत्व तो क्या होता है यह आपको जान लेना चाहिए था और जान लेना चाहिए। असामाजिक होता है जो इस समाज की बेहतरी के काम ना करता हो। असामाजिक तत्व उनको कहते हैं जो सामाजिक नहीं होते हैं, अपने समाज में बेहतरी नहीं पैदा करते हैं, अपने समाज को एकता से नहीं जोड़ते हैं बल्कि उसको तोड़ने का काम करते हैं। वो होते हैं असामाजिक तत्व। मैं सीधे तौर पे ज्यादा वक्त न लेते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से, भाई मेरा लहजा यही है तो मैं क्या करूं, विनम्र तरीके से मैं बोलता हूं और जानना भी चाहता हूं कि सरकार, गृह मंत्रालय आपके पास है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री के घर तक कोई कैसे पहुंच सकता है? एक भीड़ कैसे पहुंच सकती है मुख्यमंत्री के घर तक? और वो भी वहां जहां पर गृह मंत्री भी मौजूद हो, उसी दिल्ली में। किसी दूसरे स्टेट की बात नहीं है। देश की राजधानी के मुख्यमंत्री तक कोई गुंडे मवाली कैसे पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच सकते हैं तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे है, मुझे बता दिया जाए। देश सुरक्षित हाथों में कैसे है? मैं कैसे कहूं
कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए थे, वहां रास्ते में जो लोग खड़े थे वो तो सबको पता था कौन थे, कहां के थे, और वो ढोंग किया गया था, वो सबको पता था, क्योंकि उसमें भी, अच्छा उसमें भी मैंने सवाल उठाया था। मजे की बात तो ये देखिए कि साहब मैंने उसमें भी सवाल उठाए थे, मैंने गृह मंत्रालय से उसमें भी सवाल पूछे थे कि भाई आप कहां हो। प्रधानमंत्री पर कोई रास्ता रोक लेता है, कोई गृह मंत्री, कोई प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लेता है, कोई मुख्यमंत्री के घर पे हमला बोल देता है, उसके बाद कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। 3000 टन कोकीन ड्रग्स अफगानिस्तान से चली आती है, हिंदुस्तान में पकड़ी जाती है। 3000 टन पकड़ी जाती है, आई कितनी होगी फिर, और कितनी आती रहती होगी। सोचने की बात यह है कि देश किन हाथों में है, मवालियों के हाथों में है, गुंडों के हाथों में है, आतंकवादियों के हाथों में है, या सच में सुरक्षित हाथों में है। अगर सच में सुरक्षित हाथों में है तो मुझे बताया जाए कि एक मुख्यमंत्री पर हमला कैसे हो गया, एक मुख्यमंत्री के आवास पे, एक मुख्यमंत्री के घर पे हमला इतना कैसे पॉसिबल हो गया कि कोई मुख्यमंत्री के घर पे हमला कर दे सीसीटीवी कैमरे के दौरान। सबको पता है कि आज के दौर में सीसीटीवी कैमरे बहुत नॉर्मल चीज है, एक दुकान भी होती है तो उसमें लगता है तो मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी बात है। इतना जिगर कहां से आया। माफ कीजिएगा, हकीकत बोलने का आदी हूं और वही बोल के जाऊंगा, क्योंकि मैं आज भी बिका हुआ नहीं हूं किसी राजनीतिक पार्टी का, और ना किसी की चमचागिरी कर रहा हूं। मैं फलाने नहीं हूं कि 5 स्टार होटल में जाकर के अय्याशी करूं दूसरों के पैसों पे, उसके बाद जायज सवालों को छोड़ करके गाली गलौज करके निकल जाऊं। कम टाइम में ज्यादा कुछ कह के जा रहा हूं, याद रखना, कम टाइम में ज्यादा कुछ कह के जा रहा हूं। जब अदालतें फैसला इस पर कर देंगी कि मुस्कुरा रहे थे फलाने, ये कांड करने के टाइम मुस्कुरा रहे थे, तो मुख्यमंत्री पर हमला होना कोई बड़ी बात नहीं है। कल को सीसीटीवी कैमरे पर वो तस्वीरें आ सकती हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर जो हमला हुआ है, मुजरिम जो है वो मुस्कुरा रहे थे। आतंकी संगठन कह दो, असामाजिक तत्व कह दो, जो भी थे, गुंडे, मवाली, लफंगे, पार्टी के दलाल, एजेंट, गुंडे, कुछ भी कह लो, जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। अदालत में यह काफी है कि वो जब हमला कर रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। जज साहब तो कह देंगे कि साहब वो तो मुस्कुरा रहे थे, टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर अदालतों को ठीक ना किया गया, अगर फैसले ऐसे ही आने लगे, तो इस देश में क्राइम आम हो जाएगा साहब, आम हो जाएगा क्राइम। जिस गोपाल ने गोली चलाई थी, टाइम फुल दो भाई, टाइम तो नहीं है, आई एम सॉरी भाई, आज तो टाइम बिल्कुल नहीं है। जिस गोपाल ने शाहीन बाग में गोली चलाई थी, जिसे नाबालिग बता करके छोड़ दिया गया था, आज वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, क्योंकि ठेकेदारों ने उसे कैच कर लिया है, उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, उसे आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया गया है। खुलेआम हथियार लेके घूम रहा है वो, लाइव करके उसने गोली चलाई थी, जिगरा दिखाया था उसने, मुसलमानों को शूट करने का काम किया था उसने, मुसलमानों को मार देने का काम किया था उसने, इसलिए उसे कुछ संगठनों ने अपने अंडर में ले लिया। बड़े अफसोस की बात है ये, क्या आप फिर भी नहीं समझे। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, आपके बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं, ख्याल रखना। हमें इस बात का अफसोस है, हमें इस बात की तकलीफ है कि आपके बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं। वजह यह है कि उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया गया है, उनके जहनों में गलत जहर भर दिया गया है। बात समझ जाओ इतनी सी। कश्मीर फाइल दिखा करके लोगों को यह बता दिया जा रहा है कि मुसलमानों में तुम पर जुल्म किया है, तुम पर अत्याचार किया है। मेरे हिंदू भाइयों, एक बात याद रखना, मुसलमानों ने कभी जुल्म और अत्याचार आप पर नहीं किया है, यह सब ढोंग है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान के हमलावरों को मुसलमान क्यों बताया जाता है? भारत के मुसलमान कुछ और हैं। पाकिस्तान के अगर कोई आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर के हमला करते हैं तो वो बात मुसलमान की नहीं है, वो बात एक मुल्क के दूसरे मुल्क से है, उससे भिड़ो जाकर के। हिंदुस्तान के मुसलमानों से भिड़ करके अपनी आखिरत और दुनिया सब कुछ खराब मत करो। मुसलमानों से नफरत करके अपने बच्चों को आतंकवादी मत बनाओ। तुम समझ नहीं रहे हो क्या चल रहा है। राजनीति समझो, यह राजनीति है।
या आपके बच्चों को आगे करके उनके झंडा दे करके, उनको तलवार दे करके, उनको फरसा दे करके आगे किया जाता है, गन दे करके उनको आगे किया जाता है? कोई मंत्री का बेटा गोली क्यों नहीं चला रहा है? कोई मंत्री का बेटा आकर के क्यों नहीं गोलियां चला रहा है किसी के ऊपर? वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं। इसलिए नहीं चला रहा है कि उनको बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करके एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनना है, दुनिया में नाम कमाना है। हमारे गृह मंत्री को ले लीजिए, उनके बेटे को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मगर अध्यक्ष है वो। खरबों रुपए की इनकम है, खरबों रुपए की। आईपीएल चल रहा है, आप देख सकते हैं गृह मंत्री के बच्चे को। अब अपने बच्चे को भी देखिएगा कहां खड़ा कर दिया है, फरसा लेकर के, तलवार लेकर के, गन लेकर के मुसलमानों के खिलाफ खड़े कर देते हो आप लोग। वालेकुम सलाम भाई। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके बच्चों से नफरत नहीं करते हैं, वो हमारे मुल्क के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे मुल्क के हैं और इंसान हैं। इसलिए समझा रहा हूं कि अपने बच्चों की जिंदगी तबाह मत कीजिए। समझ जाइए, इतनी बात समझ जाइए। आप नहीं समझ रहे हैं क्या खेल चल रहा है। महंगाई देखा है आपने? पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। मालूम है क्यों? आप हो बेवकूफ। अगर ये 8 रुपया पेट्रोल का दाम एक बार बढ़ा दिया जाता तो आप सड़कों पे निकल आते शायद। हालांकि नहीं निकलते, ये मुझे मालूम है, लेकिन नेताओं को डर है कि आप निकल आते, इसलिए नहीं बढ़ाया। आज 80 पैसे, कल 70 पैसे, परसों 2 रुपए, ऐसे करके बढ़ा दिया। अब आपके 9 दिन में 8 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लेकिन आप कुछ कर पाए? मजाल है कुछ कर पाओ आप? अच्छा एक बात बताओ, 20 या 21 तारीख, कितने तारीख को वो शपथ ग्रहण हुई है? शपथ ग्रहण के ठीक बाद से फौरन से ये पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ने लगे? कभी सोचा है? ये ढोंग था। आपको बेवकूफ बना करके द कश्मीर फाइल एक फिल्म का टैक्स फ्री कर दिया गया। आपको लगा कि हिंदुत्व का साथ देने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। आप भूल गए कि वो एक फिल्म है। जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि उसको यूट्यूब पे डाल दो, सभी देख लेंगे। गांव के लोग तो सिनेमा घरों में नहीं जाएंगे ना, यूट्यूब पे डाल दो, देख लेंगे। लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। विवेक अग्निहोत्री 400-500 करोड़ कमा लेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना? आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसमें? हाँ, एक चीज मिलेगी, आपके बच्चे आतंकी जरूर बन जाएंगे। आपके बच्चों के दिलों में नफरत भर जाएगी। गन लेकर के, तलवार लेकर के खुलेआम घूमने लगेंगे, किसी का मर्डर करेंगे और उसके बाद जेल चले जाएंगे। किस्सा तमाम। वालेकुम सलाम भाई। सीधी सी बात है। शुक्रिया सरफराज भाई। सीधी सी बात है, चले जाओगे। बात को समझो। क्यों तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे बच्चों को सिर्फ तबाही की ओर लिया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। इस बात को अगर नहीं समझ रहे हो तो बहुत जल्दी तुम लोग मिट जाओगे तुम लोग। कोई राजनीतिक पार्टी किसी पब्लिक की, किसी आवाम की नहीं होती है किसी आवाम की। बात समझो, ये आवाम की तो होती ही नहीं है। कमाल है। उसके बाद भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। अगर कोई ढंग का काम जरा से भी करने लगे, मैं चाहता हूं कि उसको आप सवाल करो और उससे काम लो। अब मुझे एक बात बताओ, यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई है द कश्मीर फाइल, और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज पर जो बोझ लद गया था कर्जे का, सरकारी यूनिवर्सिटीज पर बोझ लद गया था, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, अब उनको उस बोझ को हटाया जा रहा है। पंजाब ने कहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज पर कर्ज लद गया था, उस कर्ज को हटा दिया जाएगा पंजाब में। यानी शिक्षा कर्ज से नहीं होगी, शिक्षा पर बोझ नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कि एजुकेशन फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री कर दो, और लाजमी कर दो, वाजिब कर दो, कंपलसरी कर दो। कोई भी बच्चा बगैर पढ़ा नहीं होना चाहिए, कंपलसरी कर दो। बात को समझो। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। बात समझो। अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हो तो एजुकेशन फ्री करना ही पड़ेगा। आप टैक्स लो, फिल्म पर टैक्स लो, पेट्रोल पर ले रहे हो ले लो, दुनिया की चीजों पर टैक्स ले रहे हो और लो। 28 से उसको आप 48% कर दो, मगर एजुकेशन फ्री कर दो। अगर एजुकेशन फ्री कर दोगे तब तुम्हारा भारत, जो कह रहे हो ना नया भारत तुम तब बना पाओगे जब एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होगा। और हां, सिर्फ एजुकेशन फ्री से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, कंपलसरी करना ही होगा।
हाँ रिजवान भाई, मैंने आपको देख लिया। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, मैंने आपका मैसेज भी देखा है, आप लिख रहे हैं मैसेज बहुत सारे। मैंने बताया आपको कि लाइव हूं भाई, मैं बात करता हूं अभी, क्या खैरियत तो है। मैसेज कर दीजिए, अगर कोई बात है, इमरजेंसी है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं लाइव हूं भाई, मैंने लिंक भी भेज दिया है आपको। कोई बात है तो 10 मिनट के बाद मैं बात कर लूंगा। दिल्ली और पंजाब में स्नातक तक शिक्षा फ्री है। बताइए, अब आप मुझे बताएं, अब क्या चाहिए था आपको और क्या किया है आपने। उत्तर प्रदेश के वासियों, हालांकि मैं सीधे सीधे ये कहूं कि गोबर वासियों, क्या चाहिए था तुम्हें और क्या किया है तुमने। तुम्हें एजुकेशन फ्री करने जैसी सरकारें चाहिए थी, तुमने फिल्म पर टैक्स फ्री जैसी जो है सरकारें चुनी है। मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि तुमने बीजेपी चुनी है, मुझे इससे खुशी भी ना होती कि तुम अखिलेश को चुनते। सीधी सी बात है, मैं अखिलेश का हामी नहीं हूं। मैं मौजूदा सरकार की नाकामियों के खिलाफ खड़ा होता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज एजुकेशन फ्री कर दे, मैं आज लाइव बना करके तारीफ करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। और जब जब कोई काम ऐसा नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने किया है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है। आप जानते होंगे, जो लोग पहले से मुझे जानते हैं, लाइव देखते हैं, वो जानते होंगे कि तब तक मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है हमेशा। मेरा फायदा हो या ना हो, उस आवाम का होना चाहिए जो एक आखिरी इंसान तक है। और इसके लिए फ्री और कंपलसरी बहुत जरूरी है। अगर एक मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है, उसको भी वही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो एक अमीर के लिए मिल रहा है। अच्छा, दुनिया कहती है कि प्राइवेट कर दिया साहब स्कूल को, बड़ा अच्छा किया क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं, जो देखभाल प्राइवेट में हो सकती है, वो देखभाल आखिर सरकारियों में क्यों नहीं हो सकती है। टीचर से लेकर के, क्लर्क से लेकर के डिप्टी तक, बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री तक, किस काम के हैं ये। अगर और बढ़ाना पड़े, इनको 2-4 पद और बढ़ाने पड़े तो बढ़ाए जाएं, लेकिन एजुकेशन फ्री और कंपलसरी जरूर किया जाए। और जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसी कर दी जाए। हर गांव से 2-4-10 इंजीनियर, 2-4-10 डॉक्टर निकलने जरूरी हैं। तब आप सक्सेस होगे, तब आप आगे बढ़ोगे। चाइना क्यों इतना आगे बढ़ता है, सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चाइना क्यों आगे बढ़ता है, सीधी सी बात है, वो बिजनेस पे ध्यान देता है। वो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं मिट्टी बेचूंगा, मगर बेचूंगा जरूर। हर घर, एक घर का आदमी बेचेगा जरूर कुछ ना कुछ, और सरकार उसके साथ खड़ी जाती है। हमारे यहां क्या है, चाइना ने तो बाइकॉट चाइना का भी फायदा उठाया। कभी सोचा है, दिमाग कभी लगाया है। बाइकॉट चाइना, जैसे भारत में बाइकॉट चाइना चल रहा था। और मजेदार बात यह है कि चाइनीज टी शर्ट पहन करके लोग कहते थे, उसके ऊपर छपा हुआ था बाइकॉट चाइना। कभी सोचा है तुम कहां हो, चाइना ने तुम्हारा, ये दूसरे मुल्कों ने तुम्हारा कितना फायदा उठाया है। बाइकॉट चाइना तुम कह रहे हो, चाइना के कपड़े पहन के। कभी सोचा है कि तुम इसको गांव में अभी तक जो कपड़े बनते, जो धागा बनता था, जो कपड़े बनते थे, ये सब क्यों बंद हो गए। हैंडलूम का काम होता था, ये सब क्यों बंद हो गया। कभी सोचा है कि इन पर फोकस करना चाहिए। कभी सोचा, प्रणाम श्रीवास्तव भाई, कैसे हैं। कभी सोचा है फोकस कहां करना चाहिए था, फिल्मों पर फोकस नहीं करना चाहिए था। और हां, अगर फिल्मों पर फोकस किया है तो माननीय एक बात और जान लीजिए कि फिल्मों से इस समाज को बदला भी जा सकता है। फिल्मों से इस समाज को बदला भी जा सकता है। द कश्मीर फाइल दिखा करके नहीं, किसी एक ऐसे इंसान की स्टोरी दिखा करके जो जमीन से उठ करके आसमान तक गया हो। जुनून, हर उस इंसान के दिमाग में जुनून आना चाहिए। अब आप कैसा जुनून पैदा कर रहे हैं, द कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं। आप अगर दिखाइए तो भीमराव अंबेडकर को दिखाइए, भगत सिंह को दिखाइए, चंद्रशेखर आजाद को दिखाइए, गांधी को दिखाइए। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप। अरे भैया, क्या कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो। आतंकवादियों को दिखा रहे हो, गुंडों को, मवालियों को दिखा रहे हो, टैक्स फ्री कर रहे हो। कभी सोचा है कि किस रास्ते पर चल पड़े हो। 150 करोड़ आतंकवादी तैयार मत करो। 150 करोड़ बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे एजुकेटेड पर्सन तैयार करो जो पूरी दुनिया में नाच जाएं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दिया जाए। दुनिया की, मैं कहता हूं कि मंत्रियों के पास इतना सब कुछ फ्री का आता है। क्यों आता है भाई, मंत्रियों के पास सब कुछ फ्री होता है, टोटल फ्री होता है उनका। बिजली की बिल से लेकर के मोबाइल के बिल तक, घर के पानी से लेकर के घर की लाइट तक, सब फ्री। एक मंत्री का अगर खर्चा रोक दिया जाए फ्री का, एक विधायक का अगर खर्चा रोक दिया जाए फ्री का, तो कम से कम 10 स्कूल कॉलेज फ्री में चल सकते हैं।
लेकिन नहीं, हाँ दशरथ मांझी को दिखाइए, ऐसे इंसानों को दिखाइए दुनिया के सामने, फ्री टैक्स फ्री करिए, यूट्यूब पे डालिए, दुनिया को व्हाट्सएप पे भेजिए, कहीं से भी दिखाइए इनको। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ सीख मिलेगी, उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए उनको दिखाइए। लेकिन नहीं, आप दिखाना क्या चाहते हैं? कोई कहता है कि हम गुजरात का दंगा दिखाएंगे, कोई कह रहा है हम कश्मीर का दंगा दिखाएंगे, कोई ये दंगा कोई वो दंगा, कोई दिखाता है कि पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए और मार रहे थे और एक गए नल उखाड़ के जो है पीट के चले आए। कोई अबे क्या दिखा रहे हो? ये हमको क्या समझा रहे हो? मतलब हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस करके जाकर के नल उखाड़ के मारने जाएंगे? गधे हो गए हो? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? हम पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस करके जाकर के कुछ भी करके चले आएंगे दूसरे किसी भी मुल्क में? बेवकूफ हो गए हो? हमारा टाइम पास कर रहे हो, हमें गुमराह कर रहे हो, हमें उन चीजों में लिप्त कर रहे हो जो चीजें हमारा नुकसान करेंगी। जाहिर है कि हमारा नुकसान मतलब हमारे देश का नुकसान है, याद रखना। हम बहुत ज्यादा विनती करते हैं आप सबसे, बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर विनती करके देखिए, मान जाइए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हमने अपना तरीका बदल दिया है, हमने अपना सिस्टम बदल दिया है, समझाने का तरीका बदल दिया है, सब कुछ इसलिए बदल दिया है क्योंकि आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए बदल दिया है। लेकिन आज मैं बहुत बहुत कोशिश करके आया था कि आप लोगों से आज वो बातें कहूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एजुकेशन फ्री बहुत जरूरी है, एजुकेशन कंपलसरी बहुत जरूरी है। ये धंधा बिजनेस जो चल रहा है इसको बंद करवा दो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमसे टैक्स और ज्यादा ले लीजिए हर चीज पर, हमारी ऐशो आराम की चीजों पर हमसे टैक्स ले लीजिए। हमको कार 5 लाख की मिलती है, आप 8 लाख की कर दीजिए कार, कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन फ्री कर दीजिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो और चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो। तो मान जाइए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश बर्बादी के उस बॉर्डर पर पहुंच चुका है, उस खाई पर पहुंच चुका है कि नीचे गिर के फिर वापस उठ नहीं पाएगा। अभी भी एक हाथ बाकी है, अगर अभी भी सहारा दे दिया गया इस देश को तो अभी भी संभल सकता है, अभी भी संभाला जा सकता है। और आप सभी व्यूअर्स से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको लगे कि आपके हित की ये वीडियो है तो आगे पहुंचाना, अगर आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो माफ कीजिएगा, आपका टाइम हमने खराब किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत, मरता भारत का भय।